मेरा एक सवाल है, अगर आपका खरीदा हुआ दूध फट जाए तो क्या उस पर दी हुई जीएसटी वापस मिलेगी? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उस फटे दूध से पनीर बना लें तो आपको जरूर एक्स्ट्रा जीएसटी देनी पड़ेगी। इस तरह के चुटकुले आजकल काफी चल रहे हैं। जीएसटी की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। जीएसटी की शुरुआत टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और डबल टैक्स से बचने के लिए की गई थी, लेकिन अब हर चीज पर टैक्स देना पड़ रहा है। सभी चीजों पर नहीं भी तो हर उस वस्तु या चीज पर जो आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करता है। इसमें सबसे नया है पैक्ड चावल, आटा और दूध पर 5% टैक्स। वहीं पिछले सालों से लग्जरी वस्तुओं पर 5% छूट दी जा रही है। जी हाँ, छूट, आपने सही सुना। यह जीएसटी का बस ट्रेलर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। विपक्षी दल हाल ही में लगाए गए 5% टैक्स पर जवाब मांग रहे थे। ऐसी महंगाई में सरकार नए टैक्स कैसे लगा सकती है? इसके पलटवार में सरकार ने पूछा कि विपक्ष के मंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल में इसके समर्थन में वोट क्यों दिया। The question that you will have to answer, your finance ministers were there at that meeting when these hikes were decided. Why didn't you all raise a red flag then? बात सही है। यदि केवल 1/4 सदस्य भी किसी प्रस्ताव के विरोध में वोट कर दे तो जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है। और काउंसिल में किसी ने भी पैक्ड गेहूं, चावल और दूध तथा अन्य उत्पादों पर लगाए गए टैक्स का विरोध नहीं किया। यह प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ था। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी राज्य सरकारें, चाहे वे किसी भी पार्टी से हो, टैक्स बढ़ाने के पक्ष में क्यों है? Officially launched the GST. शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, जैसे कि पूरे देश में किसी भी उत्पाद पर समान टैक्स लगेगा और केंद्र तथा राज्य सरकारें इसे समान रूप से बांटेंगे। जीएसटी को बनाने के लिए बिक्री कर सहित 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिलाया गया था। इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों को राजस्व के 52% हिस्से का नुकसान झेलना पड़ा, जबकि केंद्र सरकार को केवल 28% का नुकसान हुआ। और अगर खर्च की बात करें तो देश के कुल सरकारी खर्च में से 5 में से 3 हिस्से राज्य सरकारों द्वारा खर्च किए जाते हैं और केंद्र द्वारा मात्र 5 में से 2 हिस्से खर्च किए जाते हैं। लेकिन फिर भी जीएसटी को आधा आधा बांटने का निर्णय किया गया। यह उचित नहीं था, लेकिन राज्यों से यह वादा किया गया कि हर साल उनके राजस्व में 14% बढ़ोतरी होगी। यह बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में राजस्व में अब तक इतनी वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसा भी कहा गया कि यदि किसी राज्य का टैक्स इतना नहीं बढ़ा तो उनको मुआवजा दिया जाएगा ताकि वे 14% वृद्धि दर तक पहुंच पाएं। During the pre-GST regime, that is the VAT regime, hardly any state recorded a growth rate of 14% which is offered. Only one state, Bihar, recorded a growth rate of 17% growth rate. The growth rate recorded by all the states were lower than 14%. For example, in the case of Kerala, it was only 9%. जीएसटी की कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। कोई भी बड़ा राज्य 14% वृद्धि हासिल नहीं कर सका और उन्हें मुआवजे के रूप में 3 लाख करोड़ से भी अधिक धनराशि देनी पड़ी। सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र भी इतना राजस्व नहीं कमा पाई। सभी को लग रहा था कि यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। और अब 5 साल गुजर चुके हैं। वास्तव में टैक्स मुआवजे का यह वादा केवल पिछले 5 साल के लिए ही था और पिछले महीने 30 जून 2022 को 5 साल पूरे हो गए हैं। अब ना तो इसका मुआवजा मिलेगा और ना ही मनचाहा राजस्व मिलने की संभावना है। राज्य अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मुआवजा मिलने की जो अवधि खत्म हो गई है उसे बढ़ा दिया जाए। Here also again we are very strongly saying it, asking for it. Not only we, I think almost all states are requesting for the extension of the compensation period. लेकिन केंद्र सरकार सुनने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि नई वस्तुओं पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटबंदी के समय से ही गिरावट आ रही थी और कोरोना में यह और बेहाल हो गई। 14% राजस्व वृद्धि तो दूर की बात, सामान्य टैक्स वृद्धि भी मुश्किल दिखाई देती है।
और नकदी यानी कि कैश की तंगी से जूझ रही राज्य सरकारें हर साल में अपना राजस्व बढ़ाना चाहती हैं। इसीलिए किसी भी वस्तु पर लगने वाले किसी भी टैक्स को बहुमत से मंजूरी मिल जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार की क्या स्थिति है? असल में वो काफी बेहतर स्थिति में है। कैसे? तेल की कीमतों से मनचाही लूट करके। It has been hiked by 80 paise today, leaving consumers with a hole in their pocket. जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आ रही थी, हमारी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। न सिर्फ बिक्री कर बल्कि उपकर और उत्पाद शुल्क भी, जो राज्य के साथ भी साझा नहीं किए जाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि राजस्व वृद्धि दर बहुत कम है और राज्यों के पास अब मुआवजा कोष भी नहीं है। जीएसटी लागू होने से पहले ही केंद्र सरकार की टैक्स से होने वाली राजस्व आय घट रही थी। वित्तीय वर्ष 2006 से 2021 के बीच जीडीपी में राजस्व आय से 2.52% की गिरावट आई और राजस्व कर में 1.02%। जीएसटी लागू होने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्यों की टैक्स से होने वाली आय दर लगभग 6.6 ही रहती है। कुछ समृद्ध राज्य जैसे कि तमिलनाडु या महाराष्ट्र में यह दर 8.2 से घटकर 5.8 तक आ गई। यह गिरावट जीएसटी से पहले ही शुरू हुई और अभी तक स्थिति वैसी ही बनी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या जीएसटी हमारी असफलता है? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। It is very difficult to say anything precisely on the basis of the last 5 years of experience, because post GST we had many unforeseen conditions or difficult situations. To begin with, we have the demonetization, and then we had the corona, so much so that the realized revenue, there is not even a single normal year after the introduction of GST. कई लोगों का मानना है कि नई कर प्रणाली या टैक्स की इस नई प्रक्रिया में समस्या है, जिसमें से एक है असंगठित क्षेत्र की बर्बादी। असंगठित क्षेत्र में छोटे विक्रेता, किसान, बुनकर जैसे लोग आते हैं और इस क्षेत्र को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास जीएसटी है वो इनके साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है कि जीएसटी के तहत जो जरूरी प्रावधान हैं, जैसे इनपुट क्रेडिट और अन्य, वे इसमें फिट नहीं बैठते। दूसरी तरफ जीएसटी की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि छोटे दुकानदार या बुनकर इसके बारे में सोच भी नहीं पाते। दूसरी तरफ इससे राजस्व आय का भी भारी नुकसान है। जीएसटी से पहले राज्यों में अधिकतम टैक्स 30, 35 या 40% तक था और अब यह घटकर 28% तक आ गया है, क्योंकि जीएसटी में यह अधिकतम टैक्स सीमा है। 28% में से राज्य और केंद्र को 14% जाता है। The council has been reviewing the rates from time to time. लेकिन जीएसटी लागू होने के 3 महीने बाद ही 80% वस्तुओं को अधिकतम टैक्स वाले 28% के दायरे से हटा दिया गया। केरल के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर थॉमस आइजैक आपको बताएंगे कि यह कैसे हुआ। डॉक्टर आइजैक जीएसटी काउंसिल के भाग थे। I think Piyush Goyal is the main culprit behind that. Unfortunately, I wasn't there at that particular meeting. See, pre-election time, you come up and just say that you'll reduce from 28 to 18, this from 18 to 12, without presenting the data regarding the revenue impact of it. And no finance minister can object to it, saying that our revenue is going to fall. Because it's election time, public perception is important. Nobody wants to be a person who wants to demand don't reduce taxes. It's a populist demand to reduce taxes. So there was no discussion, debate. What happened was a competitive reduction. Some states would demand some favorite products to be reduced. Everybody agree. Then other states would pick up some other thing. Hey, this is just not the way to conduct business. Unfortunately, that particular meeting I couldn't go. पंखे और इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर शैम्पू और डिओड्रेंट तक कई वस्तुओं पर टैक्स घटे हैं, लेकिन क्या इन वस्तुओं की कीमत कम हुई? नहीं, अधिकांश वस्तुओं की कीमत कम नहीं हुई है। लोग उतनी ही कीमत चुका रहे हैं और उत्पादक और अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। Whether the tax reduction is transferred to the consumers or not depends on what is the nature and structure of the market. If the market is one wherein the producers can
have monopoly power and act as price makers, the advantage that they get from the tax reduction need not necessarily be passed on to the hands of the consumers. And in fact, our own analysis of some 25 commodities, which wherein the tax rates were reduced from 18 to 28%, we have seen that out of that, in 17% of the commodities of the 26 or 28 we considered, the prices did not decline. Instead, it has increased. ऐसी स्थिति में राज्यों और केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? सही तो यही होगा कि लग्जरी वस्तुओं पर घटाए गए टैक्स के फैसले को वापस लेना चाहिए। क्यों ना कुछ साल पहले कॉर्पोरेट टैक्स में दी गई छूट को भी वापस ले लिया जाए, जिससे वैसे भी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। या फिर संपत्ति टैक्स वापस लिया जाना चाहिए, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले लोगों पर टैक्स लगे। जब इतनी विशाल संपत्ति इनके वारिसों के पास जाती है तो कुछ टैक्स तो लेना ही चाहिए। लेकिन इन सब के बजाय गेहूं, चावल और दूध जैसे उत्पादों पर टैक्स लग रहे हैं और सार्वजनिक पैसे से चल रहे अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक उपकरणों पर भी अधिक टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो अब ये है हमारे देश की स्थिति। जिन राज्यों ने राजस्व कर में कभी भी 14% की वृद्धि नहीं देखी, वे आज इसे अपना अधिकार मान रहे हैं, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो उसके सामने आए उस पर टैक्स लगाने को आतुर है। वे तो पहले से ही सब कुछ बेचने की कला में माहिर हैं। देश के शासकों को हम यह कहना चाहते हैं कि जीएसटी आपकी ही गलती है और इस गलती को सही करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। इसे लोगों पर मत थोपिए। हम आपको और अधिक टैक्स नहीं दे सकते। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।